के लिए लिखा था कि कैसा कटा सफर जिंदगी का, अब क्या हिसाब लगाना हो, और किस किस ने रोका रास्ता, अब क्या इल्जाम लगाना हो। ठोकर खाकर संभले इंसान वही कि खुदा ने दी जिंदगी, अपना काम है चलते जाना हो। इसमें केएम कॉलेज निर्वाणा में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, लेकिन वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी मैं नहीं दे पाया। उसके बीच में ही मैंने पढ़ाई को छोड़, और मैं 2004-05 में विश्वविद्यालय का हिंदी साहित्य में एमए में टॉपर भी रहा। जब तक मैं एचसीपी में रहा तो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी हमारी रही। मैंने आपके हाँसी में भी कार्य किया, उसके बाद आपका रतिया फतेहाबाद में भी कार्य किया, उसके बाद लंबे टाइम तक मैं सीआईडी का हिस्सा रहा। ये प्रयास 31 दिसंबर 2020 में पब्लिश हुई और 3 साल में मैं इसको कंप्लीट कर पाया, 2017 से 2020 तक। आपने जैसे लिखना शुरुआत की इसको, मैं कह सकता हूँ कि पुलिस ने मेरे को बहुत कुछ दिया, क्योंकि पुलिस की जो स्ट्रगलफुल संघर्ष की एक जॉब होती है, तो उस संघर्ष के दौरान मैं विश्वविद्यालय का टॉपर रहने के बाद पुलिस में लगा था, तो एक विश्वास मन में था कि नहीं। दोस्तों नमस्कार, आज मौजूद है गांव रोजखेड़ा में, जो जींद डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, और हमारे साथ मौजूद हैं जो हिंदी के प्रवक्ता हैं, लेक्चरर हैं, सुमित कुमार जी, जिन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। तो उनसे बात करांगे उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, और उनकी कुछ पुस्तकें हैं जो हमने पढ़ी तो होंगी, शायद उनके नाम भी देखे होंगे पुस्तकों पर आज हम उस चेहरे से आपको रूबरू करवाएंगे और उनसे बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर, जो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जो आपने पुस्तकें लिखी हैं, जैसे आपकी पुस्तक है ये रोबिन सामान्य हिंदी है, कुछ तो कहूँ, और जो ये अलग अलग पुस्तकें हैं काफ़ी, मैंने ये पुस्तक है, आपकी जो पुस्तक है कंपटीशन एग्ज़ाम में मैंने काफ़ी देखी लाइब्रेरी में। और तो ये शुरुआत सर, आपकी स्टडी की शुरुआत कैसी हुई, और ये जो पुस्तकें लिखने का शौक कैसे, मतलब आगे के आगे कैसे, मैं इस के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा जो गांव है काफ़ी छोटा गांव है। हाँ जी सर। जो जिला जींद के अंतर्गत आता है, हाँ, उचाना तहसील है मेरी। तो गांव मेरा बेशक छोटा रहा, लेकिन इस गांव में पैदा हुए बहुत से लोगों के विचार बहुत बड़े रहे। जी हाँ जी। और उनसे बचपन से ही हम प्रभावित रहे, और विशेषतः मेरे परिवार में शिक्षा के प्रति बहुत लगाव रहा है। मेरे से पहले भी मेरे बड़े भाई थे या मेरे चाचा ताऊ थे, वो लगभग सरकारी नौकरी में रहे, अच्छा, तो रिटायर हो चुके हैं। तो पढ़ाई की एक लगन शुरू से थी, और आपसी कंपटीशन था शिक्षा को लेकर के। उस कंपटीशन की बदौलत ही मैं शिक्षा में आगे बढ़ा, और मैं एक सामान्य विद्यार्थी रहा हूँ। प्राथमिक शिक्षा से ही कोई ब्रिलियंट छात्र मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन अपने विशेष प्रयासों की बदौलत मैं जैसा भी जो बन पाया आपके सामने हूँ। लेकिन शिक्षा की एक लगन और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मेरे को बचपन से ये ख्वाब था कि मैं एक अच्छी शिक्षा लूँ। वो शिक्षा चाहे रोजगार परक न हो, लेकिन एक ऐसी शिक्षा हो जो समाज में एक अच्छा संदेश दे और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर पाए। तो मैंने अपनी जो 1ली से 5वीं तक की शिक्षा थी वो मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल है, यहाँ से पास की, रोजखेड़ा से। हाँ, रोजखेड़ा से ही। उसके बाद 6ठी और 7वीं गांव गोगड़िया, जो मेरा पड़ोसी गांव है, हमारा बड़ा गांव है, वहाँ के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से की। 8वीं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। और लेकिन 8वीं मेरे समय बोर्ड की कक्षा हुआ करती थी, 1996 की बात है। 5th भी उसमें बोर्ड का क्लास थी। तो 1996 में मैंने 8वीं क्लास थी, जो मेरी बुआ है दबलैंड, जो निर्वाणा तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है, वहाँ से वो पास की। और ये सिलसिला 9वीं 10वीं मैंने गीता हाई स्कूल जो उचाना में होता था, वहाँ से पास की। +1 और +2 मैंने SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्वाणा से पास की। अच्छा जी। और +2 जब कक्षा पास की मैंने सन 2099 की बात है वो, तो 71% मार्क्स मेरे आज थे। लेकिन आज उन अंकों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं या जो बच्चों का जो लर्निंग लेवल है और कंपटीशन का जो लेवल है पहले से कहीं बड़ा है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस समय में मैं पहला ऐसा बच्चा था जिसने 71% अंक लिए। और उसके बाद मैंने जाट कॉलेज केएम कॉलेज निर्वाणा में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, लेकिन वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी मैं नहीं दे पाया। उसके बीच में ही मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। अच्छा। और मैं नागपुर महाराष्ट्र फायर इंजीनियरिंग साइंस में डिप्लोमा करने के लिए चला गया। हालांकि वो डिप्लोमा उस समय में बहुत नया था, इस एरिया में इतनी उसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो 6 महीने का मैंने वो डिप्लोमा किया वहाँ पे रह के नागपुर में 6 महीने रहा। उसके बाद मैंने वापस आकर के जाट कॉलेज जींद में मैंने एडमिशन लिया BA फर्स्ट ईयर में। 6 महीने का कोर्स करने के 6 महीने के कोर्स करने के बाद 2001 में दोबारा से। तो उसके बाद 2 साल तक मैं जाट कॉलेज का हिस्सा रहा। लेकिन जैसे ही मैं फाइनल ईयर में हुआ, आपको एक बता देता हूँ, एक ऐसा हुआ कि उस समय
जो जींद के कॉलेज थे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हटा करके सिरसा यूनिवर्सिटी में जोड़ दिए गए। पहले कितने साल पहले? ये 2003-4 की बात है। अच्छा जी। हाँ, तो मेरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों जाट कॉलेज में थी। मतलब पहले थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर CDLU में कर दिए गए, फिर CDLU में सिरसा वाले में जोड़ दिए। सिरसा यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी है? हाँ, 2003 में बन गई थी वो। अच्छा, और जैसे 2003 में बनी तो साथ में कर दिए, साथ में चेंज कर दिए, और फिर बाद में भी कुरुक्षेत्र में आगे, बाद में कुरुक्षेत्र में कर दिए। अच्छा। तो दो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मेरी जो परीक्षाएं थी वो सारी पास की मैंने जाट कॉलेज से कुरुक्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन जब CDLU में जोड़ा गया तो मेरा मन ये था कि जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने कुरुक्षेत्र से किया है तो उन्हें रेगुलर एडमिशन ना लेके फाइनल ईयर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन से कुरुक्षेत्र से भर दिया। अच्छा जी। और तो BA जो फाइनल ईयर थी मैंने वो डिस्टेंस एजुकेशन से। जैसे सर आप बोल रहे हो कि पहले ऐसा हो सकता था कि या अभी भी होता है क्या, जैसे रेगुलर से कर ली 2 साल तो तीसरी साल कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते थे, मैंने किया है। हाँ, अभी नहीं होते शायद। हाँ, नाम का मेरे को नहीं पता है नियम क्या है, लेकिन उस टाइम पे होता था, हो सकता था। हाँ, अगर आपने उसी, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मेरी इसी यूनिवर्सिटी से थी तो मैं प्राइवेट जा सकता था। हाँ, तो मैंने कुरुक्षेत्र से ही की। और उसके बाद मैंने 2004 में पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कुरुक्षेत्र में नियमित छात्र के रूप में एडमिशन लिया, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में। तो मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रेगुलर है। और मैं 2004-05 में विश्वविद्यालय का हिंदी साहित्य में MA में टॉपर भी रहा। आप? हाँ। अच्छा। वो ऐसी सीढ़ी थी क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, लेकिन आसपास का जो वातावरण था वो ऐसा था कि पढ़ने की एक लगन थी, पढ़ने की रुचि थी एक। हाँ, मतलब इसलिए एक गांव देहात से हम जाकर के हम इतना कुछ कर पाए जो हमसे बन पड़ा। तो मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की उपलब्धि थी कि मैंने विश्वविद्यालय को टॉप किया। और उसके बाद 2006 में मैंने MA किया और 2006 में MA करते ही मैंने BEd में एडमिशन लिया। कहाँ पे? जींद के पास एक किनाना गांव है, वहाँ पे हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से एक कॉलेज था, उसमें मैंने एडमिशन लिया। लेकिन वो दुर्भाग्य और सौभाग्य से कंप्लीट नहीं हो पाई मेरी BEd। उससे पहले ही मेरा चंडीगढ़ फायर सर्विस में सिलेक्शन हो जाता है जो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। अच्छा जी। हाँ। मेरी वहाँ ज्वाइनिंग 9 जनवरी 2007 की थी। ड्यूरिंग BEd मेरा वो सिलेक्शन होता है, 31 दिसंबर को लिस्ट लगती है, 9 जनवरी को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन हम रेगुलर एक साथ दोनों नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ से BEd को छोड़ दिया और वहाँ रेगुलर चंडीगढ़ फायर सर्विस में बतौर फायरमैन ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी। और उसके बाद मैंने 13 जुलाई को वहाँ से रेजिग्नेशन दिया जब मेरा चयन हरियाणा पुलिस में बतौर कांस्टेबल। उसके बाद हरियाणा पुलिस की जॉब मिल गई आपको? विश्वविद्यालय में MA टॉप करने के बाद ही मैं चंडीगढ़ फायर सर्विस में फायरमैन लगा और वहाँ पे भी 9 जनवरी से 13 जुलाई तक मैंने कार्य किया। और 13 जुलाई को मैंने रेजिग्नेशन दिया और 2/8/2007 को मैंने हरियाणा पुलिस में बतौर कांस्टेबल ज्वाइन किया। 2 अगस्त 2007 को। 2007 को। हाँ। तो उसके बाद मैंने वो 16 जुलाई 2013 तक मैं सिपाही रहा हरियाणा पुलिस में। कहाँ पे ड्यूटी की आपने? मैंने मेरी जो ट्रेनिंग थी वो भौंडसी गुरुग्राम में हुई। उसके बाद हरियाणा HAP का मेरा नंबर था, हरियाणा आर्मड पुलिस का, वो 3rd बटालियन हिसार का था। अलग अलग जब तक मैं HAP में रहा तो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी हमारी रही। मैंने आपके हाँसी में भी कार्य किया, उसके बाद आपका रतिया फतेहाबाद में भी कार्य किया, उसके बाद लंबे टाइम तक मैं CID का हिस्सा रहा। हाँ, जो CI होती है। हाँ, CID पहले CID अब भी है। CID अब भी है। CIA अलग होती है, CID अलग होती है। अलग-अलग पुलिस की विंग है उसमें CID मैंने लगभग 5 साल के आसपास कार्य किया। लंबा टाइम मेरा CID में ही रहा। अच्छा जी। हाँ, जब मैंने रेजिग्नेशन दिया तो बतौर लेक्चरर मेरा चयन हुआ 1 मार्च 2013 को और 17 जुलाई 2013 को मैंने बतौर लेक्चरर मेवात कैडर में हिंदी प्रवक्ता के तौर पर कार्य ग्रहण किया और पिछले 10 साल से मैं मेवात में हूँ। अभी आप मेवात में हो? हाँ, मेवात में प्रवक्ता के, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी लेक्चरर है जो उस पोस्ट पे, उसी जगह पे हो मेवात में जी। अच्छा जी। तो ये आपका सफर था, मतलब उस जॉब तक पहुंचने का। आपने जॉब की, फायरमैन की और साथ में आप पुलिस में भी रहे हो 6 साल, आपने वो भी एक्सपीरियंस गेन किया और फिर अभी आप टीचर हो, बच्चों को ट्रेन कर रहे हो और आपने पुस्तकें लिखी। ये पुस्तकें लिखने की जो रुचि थी आपकी, ये कैसे हुई? क्या कुछ इस मतलब कैसी मनसा थी आपकी जो आपने लिखना स्टार्ट किया? मतलब क्योंकि राइटर होना बहुत बड़ी बात है। पहले मेरे को इतनी कोई खास रुचि नहीं थी। हाँ, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने BEd में एडमिशन लिया उसके बाद मैं चंडीगढ़ फायर सर्विस का हिस्सा रहा और जैसे ही मेरा लेक्चरर पे सिलेक्शन हुआ और पुलिस के जो 6 साल 2-3 महीने मेरा कार्यकाल रहा, मैं कह सकता हूँ कि पुलिस ने मेरे को बहुत कुछ दिया। क्योंकि पुलिस की जो स्ट्रगलफुल संघर्ष की एक जॉब होती है, उस संघर्ष के दौरान मैं विश्वविद्यालय का टॉपर रहने के बाद पुलिस में लगा था, तो एक विश्वास मन में था कि नहीं, हम इससे आगे जा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। और मेरे चाहने वालों का, मेरे सहपाठियों का, मेरे पिताजी का और मेरे परिवार वालों का बड़ा सहयोग इसमें रहा और लंबे वक्त तक मैंने प्रयास किया। मैं जब हरियाणा पुलिस में एज ए कांस्टेबल कार्यरत था तो जून 2012 में मैंने UGC नेट क्वालिफाई किया
नेट हिंदी साहित्य में जो कॉलेज लेक्चरर के लिए एलिजिबल होता है उसको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होता है। तो जून 2012 मैंने वो परीक्षा पास की और एक बार मैं कॉलेज लेक्चर स्कूल लेक्चरर से सिलेक्शन से भी रहा पुलिस में रहते हुए। अच्छा जी। लेकिन 2013 में मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ हिंदी प्रवक्ता के तौर पर। तो पुलिस का जो 6 साल का मेरा कार्यकाल था वहाँ से मेरे को लगा कि नहीं, इससे बेहतर हो सकता है। लेक्चरर लगने के बाद मैंने थोड़ा लिखने का प्रयास किया, क्योंकि जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस थे वे किस प्रकार एक गाँव देहात में पैदा हुआ लड़का अपने सपनों को साकार कर सकता है, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, और संघर्ष में आप किस प्रकार तप के निखर के निकलते हैं। उन सब बातों से जब मैंने मेरी पहली पुस्तक लिखी कुछ तो कहूँ, ये कब लिखी थी सर, कब ये प्रयास किया था? 31 दिसंबर 2020 में पब्लिश हुई और 3 साल में मैं इसको कंप्लीट कर पाया, 2017 से 2020 तक। आपने जैसे लिखना शुरुआत की इसको, इसके में कविताओं का संग्रह है ये? हाँ, कविताओं का मोटिवेशनल पोइट्री है इसमें लगभग सारी की सारी। अच्छा जी। तो जब मैंने इसमें एक कविता लिखी थी जीवन सत्य, तो उसमें मैंने लिखा था एक बार अपना स्ट्रगल जीवन का, और वो स्ट्रगल मेरा अकेले का नहीं है, वो हर उस पढ़ने वाले व्यक्ति का है जो विपरीत परिस्थितियों में गांव के किसानी परिवार से आकर के भी, जहां कई बार फसलें होती हैं कई बार नहीं होती, और बहुत सी लागत लगाकर भी आम जमींदार आम किसान उतना नहीं कर पाता जितना उसको मिलना चाहिए। तो वो टीस मेरे मन में थी। और तो ये संघर्ष मेरा अकेले का नहीं है, वो हर संघर्ष आपका भी है, उन लोगों का भी, पढ़ने वालों का भी है जो लंबे वक्त तक अपनी परीक्षाओं के लिए प्रयासरत रहते हैं और गवर्नमेंट जॉब का जो उनका सपना होता है उसको साकार नहीं कर पाते हैं। मैंने इस पुस्तक में लिखा कि हमारे को टूटना नहीं है। ये हमारे को निरंतर में जो आपने लिखा वो अपनी मन की भावनाओं को, मेरी भावनाओं को इसमें लिखा। वो मैं ये कहता हूँ कि मेरी अकेले की भावना नहीं है, वो हर कंपटीशन वाले बच्चे की भावना। हर एक जो बच्चा है कंपटीशन से रिलेटेड है, या कोई भी हुआ जो गांव देहात का लड़का कहीं बाहर निकलता है या पढ़ने के लिए निकलता है, तो उससे इस पुस्तक का पूरा जुड़ाव है। कुछ तो कहूँ, तो इसमें वो उन शब्दों के जरिए आपने उस बच्चे की वो मानवीय कथा को प्रकट किया इस पुस्तक के। इस पुस्तक के जरिए मैंने बताने का प्रयास किया है कि नहीं, आप मायूस मत होइए, जिंदगी को कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। कभी भी, जब मैं चंडीगढ़ फायर सर्विस में बतौर फायरमैन लगकर लेक्चरर तक जा सकता हूँ, पुलिस में जॉब भी की, आप क्यों नहीं जा सकते और कोई क्यों नहीं जा सकता? इतने बीच में सर आपने जैसे 6 साल पुलिस में जॉब की, कुछ टाइम आपने उसमें भी जॉब की, तो कभी पुस्तकों से दूर भी हुए कुछ टाइम? पुलिस का जो 6 साल का कार्यकाल था मेरा, 6.25 साल का, उसमें कई बार ऐसा समय आया जब मैं लंबे वक्त नहीं पढ़ पाया, लेकिन यूजीसी नेट होने तक मैं निरंतर अंतराल पर पढ़ता रहा। जब भी मेरे को समय मिलता था 4-4 घंटे की ड्यूटी होती थी। हालांकि पुलिस की बहुत सख्त ड्यूटी है, पुलिस वालों की ड्यूटी थैंकलेस जॉब है, वो पब्लिक के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम उनको इतना नहीं दे पाते जितने रिस्पेक्ट के वो हकदार हैं। क्योंकि इन चीज़ों को मैं इसलिए समझ पाया कि मैं उस फोर्स का खुद हिस्सा रहा। तो मैंने जब इस पुस्तक में एक पोइट्री लिखी जीवन सत्य, तो मैंने उसमें अपना नहीं, आप सबका और आप जैसे हजारों युवाओं के लिए लिखा था कि कैसा कटा सफर जिंदगी का, अब क्या हिसाब लगाना हो, और किस किस ने रोका रास्ता, अब क्या इल्जाम लगाना हो, ठोकर खाकर संभले इंसान वही कि खुदा ने दी जिंदगी, अपना काम है चलते जाना हो। कितने बदले कितनों को पड़ा साथ निभाना हो, कितने बदले कितनों को पड़ा साथ निभाना हो, और बदले जब हालात फिर देखा उनका हाथ मिलाना हो। कोई भी ना हो बर्बाद, सुमित को ये सब पड़ा बताना हो कि खुदा ने दी जिंदगी, अपना काम है चलते जाना हो, अपना काम है चलते जाना हो। तो इन लाइनों के जरिए आपने उन लोगों की जो दिनचर्या से रिलेटेड लोग हैं, जो बच्चे हैं हमारे जैसे, उनको बताया है कि भाई चलते रहो, बिल्कुल रुकना दौड़ना नहीं है आपको। हाँ। सिर्फ चलते रहो आप एक स्पीड आराम में। से। एक समय एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे। तो जैसा कि इस बुक के कवर पेज पे आप देख रहे हो, ये भी मेरी सबसे दिल के बेहद करीब की पंक्तियां हैं कि सिक्का मुट्ठी में था तो काबू में था, उछालते ही उल्ट गया, जीत में साझी था हर शख्स, हार मिलते ही पलट गया। दुनियावी लोग आपके साथ, आपकी जीत में आपके साथ होंगे, लेकिन संघर्ष में आप हमेशा अकेले होते हैं। संघर्ष आपको अकेला ही करना पड़ता है, इसलिए आप संघर्ष करते रहिए। एक वक्त एक समय ऐसा आएगा जब लोग अपने आप आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन उन लोगों को आपके साथ लाने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रयत्न और प्रयास करने होंगे, स्ट्रगल करना होगा। जब लोग सोते हैं तब आपको जागना पड़ेगा। लोगों को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप चुप हो जाइए, मौन रहिए आप, जब तक आप अपने डिटर्मिनेशन से अपनी अचीवमेंट को, अपने गोल को प्राप्त नहीं कर लेते। अगर अपना डिस्क्लोज आप पहले करेंगे तो फिर अपेक्षाओं का भार आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, उसको आप हमेशा डिस्क्लोज न करें जब तक अचीव न कर लें। जब तक मेहनत करते जाओ, अपनी मेहनत करते जाओ, लगातार चलते। क्योंकि मैंने इसी किताब में एक जगह लिखा था कि भूल कर भी सपना न बताना, जो खास है उन पर ना इतराना, सहारे के नाम पर जख्म नहीं देता है जमाना, तुम अपनी पीठ खुद ही थपथपाना, तुम अपनी पीठ खुद ही थपथपाना। बस सर,
तुम अपनी पीठ खुद ही थपथपाना। संघर्ष में पीठ आपको मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं। जैसे मैं भी आपके सामने अब इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मेरी बातों से आप किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक वो आग आपके दिल के अंदर नहीं होगी। इंजन में तेल डालने में कितनी बातें अच्छी कर लूँ, कितनी आपको बता दूं, लेकिन जब आपके अंदर से जब तक आग उत्पन्न नहीं होगी, कोई कितनी अच्छी बातें आपसे कर ले, उसका प्रभाव लंबा नहीं रहेगा। जो ये लाइनें आपने लिखी हैं आपके ऊपर बीती हैं, आपने वो फील किया है, तो तभी ये निकली हैं। हाँ, जो मैंने मेरी लाइफ आप में, कोई प्रोफेशनल शायर तो हो नहीं। नहीं। हाँ, तो ये एक वो है कि जो आपके ऊपर जो आपने फेस किया अपनी जिंदगी में, वो चीजें उन हालातों को एक शब्दों में पिरो के आपने प्रकट किया, कि जब आप उस टाइम में अकेले चल रहे थे आपने क्या फेस किया। पता क्या होता है, क्योंकि हम ये चीजें मेरे को भी बहुत टच कर रही हैं, आप बता रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये चीजें मेरे को भी मैं अभी इन हालातों से गुजर रहा हूँ। इस सफर में ऐसा नहीं है कि मैं डगमगाया नहीं, कई बार ऐसा समय भी आया मैं भी डगमगाया, लेकिन मैंने उन हालातों से अपने आप को कमजोर नहीं किया, उन हालातों से बहुत स्ट्रॉन्ग किया। जब हम गली देहात में कूचे में निकलते हैं, आप अपने गाँव में निकलते हो, बातें और फबतियाँ हमेशा उन लोगों पर कसी जाती हैं जिनसे लोग डरते हैं कि ये कुछ कर सकता है लाइफ में, जिसका पहले ये पता कुछ नहीं कर सकता, ये प्रयासरत ही नहीं है, बातें तो उनकी बातें नहीं करती। बात होती है। तो उसके बारे में मैंने लिखा था एक बार कि बिखर गया तो सबके हिस्से में आऊंगा और कुछ बन गया तो हर किस्से में आऊंगा, कि बिखर गया तो सबके हिस्से में आऊंगा और कुछ बन गया तो हर किस्से में आऊंगा, फिर चलने वालों को क्या कुछ नहीं कहते लोग सुमित, जाहिर है सफर में किस किस पे गुस्से में आऊंगा, जाहिर है सफर में किस किस पे गुस्से में। ये सफर है जिंदगी का, इसमें आप अकेले हों या भीड़ का हिस्सा हों। और अकेला चलने का मजा तब है जब लोग आपके हारने का इंतजार करते हैं, और जब उन सब की संभावनाओं के बीच आप एक जीत की उम्मीद बन के निकलते हो तो लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। आप मुंह से जवाब मत दीजिए, आप अपनी अचीवमेंट को, अपनी सक्सेस को लोगों के सामने लेके आइए, लोग आपको रिप्लाई, वही लोग जो आपकी क्रिटिसाइज आपको करते हैं वही आपके फैन हो जाएंगे। लोगों को बदलते देर नहीं लगती। सर, जैसे आपने बताया मेरे को कि आप जो पुस्तकों में लिखा, आपने जो लाइनें लिखी हैं, ये बहुत ही मैं मानूंगा जो टच करने वाली लाइनें हैं, ये आपने बताया। पर ये जो आपने अपनी ज़िंदगी में जो फेस किया, कुछ आपको लोग भी मिले होंगे ऐसे भी, ये नहीं है वो है, या सबसे ज़्यादा एक मान लो लड़का है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम सब, मैं भी आप भी, जब हम चले थे तो क्या क्या बीच में, और आपके साथ कौन चलेगा, कौन कौन चला, कौन आखिरी में जो बोलते हैं ना लास्ट में आपके साथ कौन रहता है, भाई ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं, और तो कुछ भी बोलो, कौन चलेगा साथ। जिंदगी के सफर में जब आपका स्ट्रगल होता है ना, सबसे पहले तो आप खुद के साथ चलना सीखिए। बहुत बड़ी पंक्ति में आपको बताता हूँ, जब आप खुद के साथ आप खुद ही नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते हैं। और कोई भी किसी भी इंसान का आप एग्जाम्पल ले लीजिए जिन्होंने जिंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल की। सक्सेस और संघर्ष में जब थोड़ा सा फर्क है, जब संघर्ष आप करते हैं तो बहुत कम लोग आपके साथ होते हैं। उसमें अगर हम अमूमन देखें तो माँ बाप और आप खुद, माँ बाप और आपका टीचर, वो कभी नहीं चाहते कि, टीचर कभी नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट हार जाए, वो जिंदगी में सक्सेस ना हो, और ना किसी को कोई माँ बाप चाहता कि उसके बच्चे आगे न बढ़े। और इसमें एक शानदार किरदार है जो हमेशा आपकी तरक्की, आपकी भलाई, आपकी अच्छाई के लिए कार्य करता है, वो है बहन। ये चार रिश्ते ऐसे हैं जो कभी भी अपने साथी को हारता हुआ नहीं देखना चाहते। परिवार और अध्यापक, माँ, बहन, बाप और अध्यापक, वो कभी नहीं चाहते। और इतना ही नहीं, इन चारों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। मैं पुलिस की मेरी सर्विस के दौरान, अभी रिटायर्ड IAS हैं वजीर सिंह गोयत, वो उनका बड़ा सहयोग और संबल रहा, बड़े महनीय व्यक्तित्व हैं, खुद का उनका संघर्ष का जीवन रहा है। और उन्होंने हर समय, जब भी मेरे को लगा कि मैं डगमगाया तो मैंने उनसे मार्गदर्शन लिया, और उन्होंने बड़ा स्टिक मार्गदर्शन, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मार्गदर्शन दिया कि नहीं, आप कर सकते हैं। जब भी मेरे को लगा कि मैं हार जाऊंगा तो उन्होंने मेरे पीठ पीछे से मेरे को सहारा दिया कि नहीं, अभी आप अपने संघर्ष को रखिए, आप जिंदगी में एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। तो आपको पहले अपने ऊपर विश्वास करना होता है। जब आप खुद के साथ खुद खड़े हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी की 80-85% चीज़ें अमूमन अपने आप ठीक हो जाती हैं। खुद के साथ खुद खड़ा होने का मतलब है सर, ये जैसे अपने आप को हर एक से आगे रखना, मतलब कोई चीज़ है, ये नहीं भी किसी, मान लो मेरा काम है तो मैं मेरे काम को ही पहले रखूं, ये नहीं भी मैं आपके काम के लिए मेरा काम छोड़ दूं, ये बोल रहे हैं आप। सीधी स्पष्ट देसी भाषा में बता दूं, दूसरे की लाइन को काट कर छोटा मत करो, अपने वाली बड़ी खींच दो, दूसरे की छोटी हो जाएगी। मतलब सिर्फ कोशिश अपने आप पे काम करो। आचार्य शुक्ल हिंदी के बड़े समीक्षक हुए हैं, बड़े आलोचक हुए हैं। उन्होंने अपने निबंधों में लिखा था कि ईर्ष्या, वैर, क्रोध, मोहब्बत, प्रेम, श्रद्धा, ये व्यक्ति के नैसर्गिक गुण हैं। इनका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। ईर्ष्या हर व्यक्ति की जिंदगी का एक हिस्सा है,
लेकिन वो किसी में ज्यादा है, किसी के चेहरे से झलक जाता है, कुछ चीजों कुछ व्यक्ति उनको पी जाते हैं। आप ये मत समझिए कि जब जिंदगी के पथ पर, जिंदगी के रास्ते पर आप आगे बढ़ते हैं कि सब लोग आपके मित्र होंगे, आपके क्लैपिंग करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको लेग पुलिंग करेंगे, टांग खींचेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन इन सब चीजों से बाहर निकल करके आप अपने माँ बाप का चेहरा देखिए सुबह उठ के कि वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर उस लाइन के ऊपर आप चलेंगे और उन दिनों को और उस रुतबे को आप बदलना चाहते हैं और जिंदगी में आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, फिर आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा और खुद के संबल और खुद के सहारे पर खुद खड़ा होना पड़ेगा। लोग तो जीत के बाद साथ होते हैं, हार में कोई साथ नहीं होता। हार में तो सिर्फ परिवार साथ होता है। तो मैंने बता दिया, सिक्का मुट्ठी में था तो काबू में था, उछालते ही उल्ट गया। जीत में साथ ही था हर शख्स, हार मिलते ही पलट गया। तो लोग जीत में साथ हैं, हार में नहीं होंगे। हार में कोई नहीं मिलेगा आपको। हार में आपकी बार बार हार कर भी जो अपने पाँव पे खड़े हो गए, बार बार हार कर भी जो अपने पाँव पे खड़े हो गए, जाहिर है टूटे बहुत पर दुनिया की नजरों में बड़े हो गए, दुनिया की नजरों में बड़े हो गए।